नाउ स्क्रीन आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत, सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों के सामने मीनिंग ऑफ एनपीओ लिखा हुआ है। एनपीओ है क्या? एनपीओ इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ मोटिव टू सर्व द सोसाइटी विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट दे आर कैपेबल ऑफ अर्न प्रॉफिट। मतलब एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव सिर्फ सोसाइटी को सर्व करना होता है, सोसाइटी की सेवा करना होता है, विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इनकी कोई मोटिव्स नहीं होती कि ये अर्न करें प्रॉफिट, बट दे आर कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, बट दे आर कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इनके पास इतना होता है कैपेबिलिटी कि ये अपनी अर्निंग कर सकते हैं प्रॉफिट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल्स मैं बात करता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं एनपीओ। तो एनपीओ में सबसे पहली जो बात आती है बेटा, वो आती है स्पोर्ट्स क्लब की। स्पोर्ट्स क्लब हो गए आपके, हॉस्पिटल्स हो गए आपके, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं बेटा, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए क्या होती हैं, एनपीओ के पार्ट होते हैं। एनपीओ की फुल फॉर्म मैंने जैसे बताई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका प्रॉफिट जस्ट क्या होता है कि सर्विस करें, प्रोवाइड करें सर्विसेज लोगों को, ताकि उनकी सेवा की जा सके। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ सेवा दी जाती है बेटा। जितनी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर आपको हर चीज फ्री में मिलती है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाता है आपसे, बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाता है आपसे रेंडरिंग सर्विसेज के। फिर ऐसी अगर मैं बात करूं, आपके जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, या जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या जो किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, एनपीओ नाम देते हैं बेटा। क्लियर हुई थोड़ी सी बात कि एनपीओ का मतलब क्या है बेटा जी? हाँ जी गाइस, एनपीओ का मतलब समझ में आया सभी को? यस सर। वेरी गुड। नाउ अब एनपीओ के बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ एनपीओ की बात करी जाए तो सबसे पहले तो ये सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ये अपने मेंबर से सेपरेट होती है। जैसे कि हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था सेपरेट एग्जिस्टेंस, हमने 11th क्लास में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज के अंदर कंपनीज की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, वैसे ही मेंबर से भी इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। प्लीज अपने आप को थोड़ी देर के लिए हाँ देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बताई मैंने कि इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, इट हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। इसके जो मेंबर्स होते हैं सेपरेट होते हैं, इनका एनपीओ से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर मैं कोई एक एनपीओ बनाता हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए इन फ्यूचर, अभी इतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं बच्चों को फ्री पढ़ाने लग जाऊं, और उस समय मेरे जाने के बाद भी वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे तक ही रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन मेरे जाने के बाद भी क्या रहेगी, चलती रहेगी। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको चालू किसी और ने किया होता है और वो अभी तक चल रही होती है उनके जाने के बाद भी। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि बेटा जी सभी को? नेक्स्ट है रेंडर सर्विसेज। नेक्स्ट है आपकी रेंडरिंग सर्विसेज। ये जो रेंडरिंग सर्विसेज है इसका मतलब क्या होता है बेटा कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि सिर्फ प्रोवाइड करें सर्विसेज। किसको प्रोवाइड करनी होती है सर्विसेज? इनको सोसाइटी को प्रोवाइड करनी होती है, और वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है और एट कंसेशनल रेट में सोसाइटी प्रोवाइड की जाती है सारी की सारी। ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट, ये जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट से ये कंसेशनल रेट पर क्या करते हैं बेटा, आपको प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई कि एनपीओ का मेन
फीचर क्या आता है कि ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू सोसाइटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। नाउ इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ये कभी भी प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करते। इट्स मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन मोटिव इज जस्ट टू सर्व द सोसाइटी। अब ये किस फॉर्म में काम करते हैं सारे के सारे, अगर मैं इनके फॉर्म की बात करूं, ये फॉर्म्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में काम भी करते हैं ये लोग। जस्ट मेनली अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो इट इज सेट अप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। ये मेनली जो बनाए जाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं बेटा, चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी हेल्प करते हैं, या ये सोसाइटीज की हेल्प में काम करते हैं लोगों की। बताइए यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? अभी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं बेटा, ये सोसाइटी होती हैं, तो अब इनकी फंडिंग कहाँ से आती है सर? इनकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से होती है? तो अगर मैं इनकी फंडिंग की बात करूं तो इनकी फंडिंग इनके मेंबर्स करते हैं। इनके जो फंडिंग होती है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये इनके मेन सोर्स ऑफ क्या होती है बेटा जी? इनकम होती है। यही इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, और बाकी अदर रिसिप्ट, छोटी मोटी रिसिप्ट आती रहती हैं। और इनकी फंडिंग जो होती है, मेनली इनकी जो फंडिंग्स होती हैं वो कहाँ से आती है? मेन जो फंडिंग होती है, मेन फंडिंग बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इनकी जो मेन अर्निंग होती है बेटा किससे होती है? बाय सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा इनकी मेन अर्निंग होती है। अब इनके अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं? ये भी प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस की तरह, जितनी भी प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस होती हैं, एनपीओज का काम भी क्या होता है बेटा? मेनली 3 अकाउंट्स बनाते हैं ये लोग मेनली। एनपीओज डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रिपेयर नहीं करते हैं। इनका मेन काम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना होता, क्योंकि इनके पास तो इनकम्स ही नहीं होती, बहुत ही रेयर इनकम्स होती हैं। जब इनके पास इनकम ही नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से बनाएंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रिपेयर नहीं करते हैं। रेदर दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये प्रिपेयर क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें मेनली ये प्रिपेयर करते हैं। जितनी भी हमारी एनपीओज होती है वो 3 चीजें ये हमारी क्या करती है बेटा? प्रिपेयर करती हैं। अब मैनेजमेंट कौन संभालता है इनका जो हाँ बेटा बोलो सर। फंडिंग एक बार और समझाना। फंडिंग्स जो होती हैं बेटा, इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आती है वो सब्सक्रिप्शंस आती हैं। सब्सक्रिप्शन का हिंदी मतलब होता है चंदा। चंदा से इकट्ठा किया जाता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है, मान के चलो मैंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अभी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास बेटा प्रॉफिट तो है नहीं, हमारे पास हम सेल नहीं करते कोई चीज, हम सेल नहीं करते। तो बेटा मैंने जैसे बताया कि इनका काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कंसेशनल रेट पर। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे सर्विसेज देते हैं तो क्या इनके पास पैसा आता है? नहीं। तो भैया पैसा, जब मुझे किसी को सर्विस देनी है, उस सर्विस के लिए भी तो मेरे को कॉस्ट लगती होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट आती होगी। वो कॉस्ट मैं कहाँ से दूं? वो कॉस्ट कैसे आएगी वो ध्यान रखनी है बेटा। एक जना पिक खींचो सभी के पास पहुंच जाएगी, जरूरी नहीं है सभी के सभी पिक खींचो। एक जना खींचेगा सभी के पास पिक्स पहुंच जाएंगी, ग्रुप में ही आ जाती है पिक। एक जना खींच लेगा वो सबके पास पहुंच जाएंगी। अब देखो ये जो फंडिंग होती है मेनली, इसकी जो फंडिंग होती है सब्सक्रिप्शन के द्वारा होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चंदा। ये मेंबर्स से क्या करते हैं बेटा? पैसा इकट्ठा करते हैं। मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करने का मतलब क्या हो गया? अब मान के चलो 50 लोग हैं, 50 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि भाई हम ये काम करेंगे या इस जगह पर लगेंगे। तो उन लोगों ने क्या करा, वैसा काम स्टार्ट किया और उस चीज के लिए पैसे इकट्ठे करे खुद आपस में, और पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सब्सक्रिप्शन की हेल्प से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। लोगों ने मिलकर मान के चलो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए हर महीने का लगा दिया कि भाई 100 रुपए हर बंदा देगा, 200 रुपए हर बंदा देगा। तो इस तरीके से एनपीओज के पास फंडिंग आती है बेटा। दूसरा फंड आता है डोनेशन।
डोनेशंस कोई दे जाए हमारी एनपीओ को, जैसे मान के चलो भाई लग रहा है किसी को कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है तो क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा डोनेट कर दें। जैसे आज के टाइम में पीएम केयर फंड या बहुत सारी जो संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, और उन संस्थाओं को सभी ने कुछ ना कुछ डोनेशंस दिए हैं आज के टाइम में, तो वो किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रही हैं। आज के टाइम में सारी की सारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ किसके लिए काम कर रही हैं, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कि पब्लिक जो है वो सही से रह सके। और तीसरी जो मैंने लिखी है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर गवर्नमेंट हमें क्या करती है, कुछ सब्सिडीज दे देती है, हमें सब्सिडीज मिल भी रही है। आप देखो कि गवर्नमेंट आज के टाइम में सभी को कुछ कुछ राशन दे रही है। जो हमारा जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास बहुत लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी को कुछ ना कुछ सामान पहुंचा रही है, और जो सामान पहुंचा रही है उस सामान की हेल्प से ही हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, कंसेशनल रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट पर हमें सामान पहुंचा रही है। तो ये तरीके होते हैं फंडिंग के एनपीओ के। क्लियर श्वेता? यस सर। एक मिनट बेटा, किसी का कॉल आ रहा है, जस्ट एक मिनट। चली गई। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है। नाउ हमारी बात है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है? इट इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नॉन एज ट्रस्टीज। ये कौन होते हैं बेटा? ट्रस्टीज होते हैं, जो कि हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। मेनली ये काम कौन करते हैं? ये सारा ट्रस्टीज करते हैं, सारा काम। ट्रस्टीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के क्या होते हैं, लोग होते हैं, या मैनेजिंग कमेटी होते हैं, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है बेटा? मैनेज किया जाता है। बताइए बेटा कि सभी को फीचर्स समझ में आए या नहीं आए अभी तक? अब एक जना कोई क्लिक कर ले, सभी के पास पहुंच जाए। एक जना सर मैनेजमेंट बता दो। क्या बेटा? मैनेजमेंट बता दो एक बार और। मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि हमने 50 लोगों ने मिलकर एक संस्था स्टार्ट करी। अब उस संस्था में क्या होता है कि वो सभी के सभी भी मैनेज कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, या उनके द्वारा कुछ लोगों को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम लोग क्या करो, ट्रस्टीज का काम करो, तुम लोग क्या करो, मैनेजिंग कमेटी का काम करो। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं बेटा। ओके सर। सभी मत करो, एक जना करो प्लीज, एक जना करो। यश और समीरा कोई भी एक जना करो, सभी के पास पहुंच जाएगी। अभी आप देखना जब वीडियो कॉल खत्म होगी, आप देखोगे सभी के ग्रुप में फोटोज रहेंगी। अब 2-2 3-3 फोटोज रहेंगी एक जैसी, तो सभी को प्रॉब्लम हो जाएंगी। यहाँ तक कि सभी को बात समझ में आ गई? फीचर ऑफ एनपीओ क्लियर हो गया सभी को? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एनपीओ जैसे मैंने आपको बताया, इनका पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इनका क्या है? टू रेंडर द सर्विसेज। इनका मेन मोटिव होता है टू रेंडर सर्विसेज। ये सिर्फ सर्विसेज रेंडर करने के लिए काम करती हैं। बट जितनी भी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका मेन काम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इनका मेन मोटिव कभी भी कुछ नहीं होता कि भैया ये लोग सर्विसेज दें, सिर्फ ये मेन काम करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इनका मेन जो मुद्दा ये होता है हमेशा से कि ये लोग प्रॉफिट अर्न करते रहे सिर्फ। क्लियर मेरी बात सभी को? अब मैंने जैसा भी बताया कि ये जो फॉर्म होती हैं, ये फॉर्म होती हैं बाय प्रमोटर्स,
ये किसके द्वारा फॉर्म होती है? प्रमोटर्स के द्वारा। प्रमोटर्स जिन्होंने इसको क्या करा होता, प्रमोट किया होता है, तो उनके द्वारा ये फॉर्म होती है और ये मैनेज की जाती है ट्रस्टीज के द्वारा। जितनी भी एनपीओज होती हैं वो प्रमोट की जाती हैं प्रमोटर्स के द्वारा, यानी फॉर्म की जाती है प्रमोटर्स के द्वारा, बट ये मैनेज की जाती हैं ट्रस्टीज के द्वारा। और जितनी भी हमारी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये फॉर्म्ड होती हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, मालिक के द्वारा बेटा ये प्रमोट होती है, फॉर्म्ड होती है, बट ये जो मैनेज की जाती है वो ऑनर्स इसको मैनेज करते हैं। जितने भी ऑनर्स होते हैं हमारे या मैनेजमेंट की टीम के लोग होते हैं वो लोग इसे क्या करते हैं बेटा, मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था जो एनपीओ है, एनपीओ में जो मैनेज करते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो ट्रस्टीज के रूप में काम करते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है? ट्रस्टीज का नाम दिया जाता है कि नहीं? इनको ट्रस्टीज नाम दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एनपीओज होती हैं वो फंड कैसे रेज करती हैं? फ्रॉम दी मेंबर्स। फंड्स कहाँ से रेज होती हैं? इट रेजेस फंड्स फ्रॉम मेंबर्स और बाय डोनेशन और ग्रांट्स। ये मेंबर्स के द्वारा फंड क्या करती है बेटा? डोनेट, मतलब एक्सेप्ट करती हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो मेंबर्स के द्वारा आता है या बाय डोनेशंस आते हैं इनके पास पैसे, या इनको किसी द्वारा सब्सिडी मिलती है, तो वो इनका मेनली सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो इनके सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो या तो मेंबर्स के द्वारा पैसे इकट्ठा करते हैं, या तो डोनेशन के रूप में इकट्ठा करते हैं, या तो कोई भी ग्रांट इनको मिलता है वो इनको पैसा इनका इकट्ठा करता है। नाउ अब जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है? इट रिसीव्स फंड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा जी? मालिक। प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। मालिक क्योंकि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग इन फ्यूचर कोई अगर बिजनेस चालू करोगे और प्रॉफिट मोटिव से काम करना चाहोगे तो सारा पैसा कौन लगाएगा? तुम लोग। तो तुम लोग मालिक कहलाओगे। और अगर तुम लोग पार्टनर्स बनना चाहते हो तो पैसा कौन लगाएगा? पार्टनर्स लगाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो तो पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स पैसा लगाते हैं इसके अंदर। नाउ हमने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट ईयर पढ़ा, सिंगल जो हम लोगों ने प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वो लोग कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। मेनली इनका जो मेन सोर्स ऑफ जो अकाउंट्स होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेनली। तो ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट का। तो वो लोग हमने देखा था वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट अब जो ये एनपीओ है बेटा ये किस तरीके के अकाउंट्स देखता है? तो बेटा ये देखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी अभी आगे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसके बारे में समझाया हुआ है आगे, तो अभी समझाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये सारी चीजें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें मेनली एनपीओ प्रिपेयर करते हैं। और जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका जो रिजल्ट आता है बेटा, रिजल्ट हम हर साल जो काम करते हैं उसके लिए हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और वो जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस अपने नाम किस नाम से दिखाती हैं? वो दिखाती हैं प्रॉफिट और लॉस के नाम से दिखाती हैं। बट यहीं पर अगर हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ सरप्लस और डेफिसिट किस नाम से क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट और लॉस को सरप्लस और डेफिसिट के नाम से इसको शो करते हैं बेटा। ये लोग जो एनपीओज होती हैं वो इन्हें किस नाम से शो करती हैं? सरप्लस और डेफिसिट के नाम से शो करती हैं। बताइए बेटा यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? डेफिसिट का मतलब होता है बेटा लॉस। मतलब जैसे हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लॉस कहते हैं, जो एनपीओज होती हैं डेफिसिट को लॉस कहती है। ओके, डेफिसिट को
लॉस कहता है। और जैसे हम लोग प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कहते थे, वही ये लोग क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं उसको। क्लियर सभी को बातें? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अब मैं बात करता हूं कि हम कौन कौन सी इसके अंदर बुक्स बनाते हैं। हमने देखा था जब फाइनल अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया था बेटा, जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे तो वहां पर हमने बहुत सारी बुक्स बनाई थी। हमने वहां पे बनाई थी कैश बुक, हमने वहां पे बनाई थी जनरल बुक, हमने वहां पे बनाई थी लेजर्स, हमने वहां पे बनाए थे फर्नीचर्स अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स हमने बनाए थे वहां पे। वाउचर्स बनाए हमने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ले लो बेटा एक जना एक जना, हाँ फटाफट ले लो बेटा एक जना। सर ले ली। चलो एक बार और ले लो, शायद उसको नहीं मिली हो। सर ले लिया। चलो बढ़िया बेटा, ले लिया स्नैपशॉट। आपके पास एक जन देखो आप, चलो बढ़िया, ले लिया तुमने स्नैपशॉट। ना बुक्स मेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी बुक्स ये प्रिपेयर करती हैं? तो एनपीओ प्रिपेयर करती हैं कैश बुक, लेजर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ असेट्स। मेनली ये लोग कितनी बुक्स बनाते हैं? 4 बुक बनाते हैं। इनका मेन काम इन्हीं से चल जाता है। ये लोग कैश बुक बना ले, अगर ये लोग लेजर बना ले, इन्हीं से इनका सारा काम हो जाता है। कैश बुक, लेजर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्यों बनाते हैं बेटा ये लोग, मुझे बता सकता है कोई? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्यों बनाते हैं लोग? भैया इनको बुक्स बनाने के लिए जरूरत पड़ती होगी क्योंकि ये देखो बेटा, आप लोगों ने अभी जो स्नैपशॉट्स लिए वो सारे के सारे आपके चैट बॉक्स में आ गए। अब देखो एक ही स्नैपशॉट बार बार दिखेंगे आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही होगी तो आप लोग देख लोगे, एक ही स्नैपशॉट आपको बार बार दिख रही होगी। तो प्लीज एक ही जना स्नैपशॉट लें। भैया इनको बुक्स बनाने की क्या जरूरत पड़ती होगी क्योंकि ये तो नॉन प्रॉफिट है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। इनको बुक्स बनाने की क्या जरूरत, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। अब जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग भी तो बेटा पैसा खर्च करते हैं, वो लोग भी तो बेटा पैसा, सोर्स ऑफ इनकम आती है उनके पास बाय, मैंने बताया मेंबर्स के रूप में, मैंने बताया डोनेशन के रूप में, मैंने बताया ग्रांट्स के रूप में। बेटा ये जो पैसा इनके पास आ रहा है उनका ये छोटा मोटा हिसाब किताब तो रखेंगे ना, तो वो जो हिसाब किताब रखने का काम है इसके लिए इनको बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। देखो मैंने कौन कौन सी बुक्स बनवाई यहाँ पर, सिर्फ पहले बनवाई कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है यहाँ पर कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ये बनाते हैं। फिर हमने बनाई लेजर। लेजर में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके के, मेनली हमारे पास परचेज बुक्स आ जाती हैं और सेल्स बुक्स आ जाती हैं, तो ये 2 बुक्स इसके अंदर मेनली आती हैं। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इसलिए बनाना पड़ता है कि किस किस को पैसा देना है, किस किस से पैसा लेना है। अभी अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का एक बहुत अच्छा चीज है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। जो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग हम देखेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो मैं अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा क्लास के अंदर, अगर आज की क्लास तक हम वहां पे पहुंच जाते हैं तो ना। तो ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है, उनको पैसा देना होता है, या जो भी चीजें उन चीजों के लिए हमको जरूरत पड़ती है। ये इनको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। हाँ बेटा इनको भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है सरप्लस में, जितनी भी सरप्लस होती हैं सरप्लस पे टैक्स देना पड़ता है। बट सभी को नहीं देना पड़ता, इनकी भी अगर बहुत ज्यादा सरप्लस आती है तब देना पड़ता है, ऐसे इनको सरप्लस नहीं देना होता, इनको टैक्सेस नहीं देने होते। बट ये अपनी सेफ्टी के लिए बुक्स बनाते हैं, ये लोग जो बुक्स बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अरे वो सिंगर कौन है? हेलो, कोई नहीं बेटा वो हो जाता है कभी। तो बुक समझ में आ गई कौन कौन सी हैं?
अब हम बात करते हैं, यस डाउट क्लियर हो गया बेटा, यस और नो? यस सर। हाँ भैया हो गया। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, कि क्या क्या है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या? इट इज अ समरी ऑफ कैश, इट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूडिंग बैंक। इट इज अ समरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इट इज जस्ट अ समरी, it is not a cash book, it is just a summary of cash receipts and payment। ये क्या है? कैश बुक नहीं है ये, या कैश बुक के तरीके का नहीं है ये क्या है? कैश रिसिप्ट्स और जो भी कैश पेमेंट्स हुई है हमारे पूरे साल के अंदर, उसकी जस्ट एक समरी है कि भैया हमारे पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है। ये सिर्फ क्या करता है? आपको बताता है समरी ऑफ कैश। Summary of cash during an accounting period, और it is made at the end of accounting period। इसको हम बनाते हैं end of accounting period। हम इसको प्रिपेयर कब करते हैं? at the end of accounting year from the cash book। इसको प्रिपेयर किया जाता है from the cash book। सी ना, इट इज मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द कैश बुक। जैसे मैंने बताया ये डेली नहीं बनाया जाता, ये एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है और कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है। और ये क्या शो करता है बेटा? इट शोज ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इट शोज ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, शोज ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर। ये कहता है भैया पैसा आने दो, चाहे कहीं से भी आए, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। कहता है पैसा आ रहा है ना, आने दो, चाहे वो इस साल का पैसा हो, चाहे वो किसी भी साल का पैसा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये कहता है पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसा आ रहा है, आने दो, बस, और कुछ नहीं कहता। तो इट शोज ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। किसी भी कहीं से भी पैसा आ रहा हो, बस इसको मतलब है पैसा दिखाओ कि पैसा आना चाहिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है, कहता है कि पैसा आओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो आने वाले साल का हो, किसी भी साल का पैसा वो दिखा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और इट इंक्लूड्स कैपिटल, इट इंक्लूड्स कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये कैपिटल रिसिप्ट्स भी दिखाता है और ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी दिखाता है और पेमेंट्स को दिखाता है। सर कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होती है? कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? मुझे बता सकता है कोई कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? हाँ जी, कोई रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बता सकता है मुझे? चलिए मैं ही बता देता हूँ सबको। देखो बेटा, जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात की जाती है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो क्या है? तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो सारी रिसिप्ट्स होती हैं जो आप एक साल के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी सारी रिसिप्ट्स जो आप एक साल के अंदर कंज्यूम कर सकते हो, वैसी सभी रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स का नाम दिया जाता है। और वैसी सारी पेमेंट्स जिनका भुगतान या जिसको यूज किया जा सकता है एक साल के अंदर, वैसी पेमेंट्स को रेवेन्यू पेमेंट्स कहा जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट का मतलब होता है जब हमें कोई रिसिप्ट या कोई पेमेंट हम करते हैं, उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक चलता है, एक लंबे समय तक चलता है, तो ऐसी पेमेंट्स या ऐसी रिसिप्ट्स जो होती हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट कहलाती हैं आपकी। हाँ जी, बताइए, बात सभी को समझ में आई कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं बेटा? यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ एक गई। बार और बताना। एक बार और बता दो। देखो बेटा, जब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट्स की या रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हो गया बेटा ऐसी रिसिप्ट्स
जो मुझे, जैसे मैंने एक असेट बेच दिया और असेट बेचने से जो मुझे पैसा मिला वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। बट अगर मैंने सामान बेचा और सामान के बेचने से मुझे जो पैसा मिलेगा उस पैसे को हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जब मैंने कोई असेट सेल किया उससे मिलने वाले पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? ऐसे रिसिप्ट जो मुझे गुड्स को सेल करने से या अपनी सर्विसेज को सेल करने से मिलती है, उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम देते हैं। बट वहीं पे जब असेट्स बेचते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट आती है। पेमेंट के रूप में भी ऐसा ही होता है, जब हम अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पैसा देते हैं तो उसे रेवेन्यू पेमेंट कहते हैं। बट अगर हम कोई असेट खरीदने के लिए पेमेंट देते हैं तो उसे कैपिटल पेमेंट कहते हैं। बताओ बेटा, बात समझ में आई अभी भी या नहीं आई? सर आ गई। यस सर। बहुत अच्छा। ये ऐसा है जिसमें ये दोनों एक साथ हो, नहीं बेटा एक साथ नहीं हो सकते। जिनमें देखो आप इनको कभी कभार अटक जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, जैसे कुछ चीजों को हम मानते हैं ऐसा। आगे इस चैप्टर में हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे कि कुछ चीजें हमें दिखेंगी, कुछ जो लगती हैं कैपिटल बट होती नहीं है, होती है रेवेन्यू बट लगती नहीं है, तो ऐसा होगा। जैसे अब मुझे बताओ, किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन फीस क्या होगी? उसकी कैपिटल रिसिप्ट होगी या रेवेन्यू रिसिप्ट होगी? किसी भी स्कूल के अंदर उसकी एडमिशन फीस या उसके अंदर एंट्रेंस फीस जो होगी वो कौन सी फीस कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। कैपिटल। कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। बहुत बढ़िया। अब वहीं पर अगर मैं बोलूं उसके यहाँ जो रेगुलर फीस जाती है, मंथली फीस जाती है, वो कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी? रेवेन्यू। रेवेन्यू कहलाएगी। वेरी गुड साक्षी एंड यस, बहुत अच्छे। नाउ बट अगर मैं वहीं पे कहूं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ और उनके पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है एडमिशन फीस ही है, एडमिशन फीस से ही उनका काम चलता है, यानी जितने लोग एडमिट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी हमारी रेवेन्यू होती है। तो उस समय क्या कहेंगे उस एडमिशन फीस को हम लोग? सर कैपिटल। कैपिटल। देखो बेटा, अब अगर वो रिकरिंग नेचर की है, हर रोज हो रही है, अगर कोई इनकम हर रोज होती है तो वो इनकम कहलाएगी रेवेन्यू। बट अगर कोई इनकम आपको साल में एक बार, दो बार, तीन बार होती है, वो इनकम आप कैपिटल के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो। मैं एक चीज छोटा सा आपके लिए इसको समझा सकता हूँ, लिख देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप ये समझ सकते हो, रिकरिंग जो होती रहती है, और कैपिटल का मतलब होता है जो रिकरिंग नहीं होती, नॉट रिकरिंग नेचर। नॉट रिकरिंग नेचर, ये रिकरिंग नेचर की होती है, वो नॉट रिकरिंग नेचर की होती है। आई बात समझ में यहाँ तक? यस सर। पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो छोटा सा फॉर्मेट ये रहा आपके सामने, देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसके अंदर मैंने सिर्फ दो ही चीज लिखी है। एक चीज लिखी है, देखो ये डेबिट साइड हो गया हमारा। डेबिट साइड में हमारे पास जो चीजें आती है वो हमारी रिसिप्ट होंगी, और जो क्रेडिट साइड में आती है वो भी हमारी क्या होंगी बेटा? पेमेंट्स होंगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड आती है उसे हम कहते हैं रिसिप्ट, और जो क्रेडिट साइड आती है उसे हम कहते हैं पेमेंट। तो जो रिसिप्ट होती हैं वो रेवेन्यू भी होती हैं और कैपिटल भी होती है। अभी मैंने समझाया कि कौन सी रेवेन्यू होती है और कौन सी कैपिटल होती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया पेमेंट, पेमेंट भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू भी होती है और कैपिटल नेचर की भी होती है। तो दोनों टाइप की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आपकी इसमें आएंगी, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों तरफ की आती है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रखा है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर
देखो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये बैलेंस होता है, तो देखो यहाँ पर कुछ आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रहेगा और बैंक रहेगा, तो कुछ ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का रहता है रिसिप्ट में। ऐसे ही कुछ आपके पास सब्सक्रिप्शन रहती है, यहाँ पर हो सकती है प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, किसी भी ईयर की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ सकती है। मैंने जैसे बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट का सबसे पहला फीचर बताया, ये कहता है कि पैसा आने दो, कहीं से भी आए, इससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आ रहा है आने दो। ये सारी इनकम्स आपके क्या कहलाती हैं, वो सारी कहाँ जाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चली जाती है आपकी। फिर ऐसे ही छोटी मोटी जनरल डोनेशंस आपकी, आपके एंट्रेंस या एडमिशन फीस, जनरल ग्रांट्स आपके, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास एक्सेट्रा, सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इससे आती है आपके पास कोई इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कंसर्ट्स या लेक्चर्स, आपको कुछ कॉन्सर्ट्स हुए उससे आपको कुछ इनकम्स आई, कुछ लेक्चर्स दिए आपने उसके लिए आपको इनकम्स आई, डिविडेंड आपको आया। डिविडेंड मुझे बता सकते हो बेटा क्या होता है? मैंने सबको लगभग बताया हुआ है डिविडेंड्स के बारे में कि डिविडेंड्स क्या होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ फिर से एक बार, और भूल गया, चलो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या होता है डिविडेंड। डिविडेंड्स होती हैं बेटा वो सारी इनकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपको क्या देती है, अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है। तो जो हिस्सेदारी देती है उस हिस्सेदारी का नाम दिया जाता है बेटा डिविडेंड्स। ओके, तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी, प्रॉफिट में जो भी लाभ होता है उसमें हिस्सेदारी को हम डिविडेंड देते हैं। जो छोटे छोटे हिस्से आपको मिलेंगे उस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पर डिविडेंड देते हैं। ऐसे ही आपके पास समझ में आ गई सभी को बेटा, यस और नो? यस। आ गया समझ। अभी नाउ ऐसी है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप। अब देखो बेटा यहाँ तक मैंने जो आपको बताई अभी तक चीजें, ये सारी चीजें यहाँ तक मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। आप देखो यहाँ पर ऐसी कोई भी रिसिप्ट है जो कि बड़े नेचर की थी नहीं, बट अब आपको जो दिखेंगी वो सारी की सारी बड़ी नेचर की रिसिप्ट दिखेंगी। जैसे आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा ये म्यूट ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है ना। देखो बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस, जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, जो आपने एक ही बार पे कर दी पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस, तो ये कैपिटल नेचर की हो गई। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, अब ये सब्सक्रिप्शन आपकी डेली वेजेस के लिए नहीं है, डेली काम के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है, तो ये भी आपके लिए कैपिटल नेचर की हो जाएगी। कोई भी डोनेशन आपको मिल गया, कोई भी डोनेशन आपको मिल गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, आपकी कैपिटल नेचर की हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं लिगेसीज की। लिगेसीज क्या होती है सर, इसको समझते हैं छोटा सा, लिगेसी है क्या। तो लिगेसी का मतलब होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। लिगेसी, लिगेसी होता क्या है सर? तो लिगेसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि मान के चलो लाइफ मेंबरशिप कैसे, क्या बेटा कैसे, मैं समझा नहीं, लाइफ मेंबरशिप कैसे कैपिटल रिसिप्ट होगी? आपका क्वेश्चन है लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट कैसे हो सकती है, कैपिटल रिसिप्ट कैसे हो सकती है? बेटा मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसके और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, आपने कहा मैं बार बार पैसे नहीं दूंगा या दूंगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, आप एक बार पैसा दे दो हमें। तो आपने सारी की सारी मेंबरशिप फीस क्या करी, आपने लगा कर कि भाई 50 साल मैं जीऊंगी तो 50 साल की मेरी मेंबरशिप फीस ले लो आप, मैं भी इसके बाद 100 साल जीऊंगी तो 100 साल की मेरी मेंबरशिप फीस ले लो। तो जिस तरीके से भी आपने हिसाब किताब लगाया और उसके बाद कहा
ये हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस है, आप दे दो, और वो हमने क्या करा, आपसे ले लिया। तो बताओ मेरे लिए क्या है वो रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? हाँ बच्चे, सर कैपिटल। तो बस लाइफ मेंबरशिप फीस तो आपने एक बार दे दिया, बट इसके अंदर भी ना देखो चीजें आएंगी, अभी मैं आपको समझाता हूँ एक चीज और। अब मान के चलो लाइफ मेंबरशिप फीस ना बहुत सारे लोग देते हैं। अब मुझे हर रोज मेरे 2-3 क्लाइंट दे जाते हैं, हर रोज 2-3 क्लाइंट दे के चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए रिकरिंग हो जाती है। तो जब भी रिकरिंग नेचर की आपको दिखेगी, तो वो मतलब अगर छोटा अमाउंट दिख रहा है आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। वहीं पर वो लार्ज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बेटा वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट। इस तरीके से भी आप उसे डिस्टिंग्विश करेंगे आगे की क्वेश्चंस में। ओके बेटा, चलिए समझ में आ गया सबको? हाँ, मैं बता रहा था लिगेसीज के बारे में। लिगेसी क्या होती है? तो लिगेसी का मतलब होता है बेटा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर अ विल, अंडर अ विल, विल का मतलब यहां समझ रहे हो, वसीयत। वसीयत के अंदर या वसीयत के साथ आपको कुछ पैसा मिलता है। मतलब मान के चलो ए एक बहुत अमीर आदमी है, अ वेरी रिच पर्सन डोनेट्स टू एनजीओ, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन एनपीओ के लिए काम करती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव एनपीओ है, उसको कुछ पैसा अपनी वसीयत में लिख के जाता है। तो जो जैसे ही ये मरेगा, जैसे ही ये इसकी डेथ होती है, इसकी डेथ होती है, उससे जो भी पैसा इसकी वसीयत में जो पैसा मिला, जो भी पैसा लिखा हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, तो जो पैसा मिलेगा उस पैसे को हम नाम देते हैं यहाँ पे बेटा लिगेसी। ऐसा पैसा जो किसी के मरणोपरांत मिलता है किसी को, वो लिगेसी कहलाती है। अब मुझे बताओ ये लिगेसी कैसी रिसिप्ट है आपके लिए? कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए या रेवेन्यू रिसिप्ट है आपके लिए? अब बताओ, क्या ये पर्टिकुलर पर्सन रोज मरेगा? नहीं। तो बेटा रोज नहीं मरेगा तो रिकरिंग नेचर नहीं हुआ। तो वेरी गुड, सर ये हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल। बहुत अच्छा। ऐसे ही बेटा एंडोमेंट फंड होते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड्स। किसी आपको स्पेशल फंड के लिए कोई पैसा मिल रहा है, किसी भी स्पेशल फंड के लिए आपको कोई पैसा मिल रहा है, तो वो बेटा कैपिटल नेचर का चला जाता है। जैसे आपको सिर्फ मैच करवाने के लिए कोई पैसा मिला तो मैच फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड्स मिले तो प्राइज फंड्स। तो बेटा ये पैसा क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। जब भी कोई भी चीज आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगी, वो सारी चीजें आपकी कैपिटल नेचर की कहलाएंगी। अंडरस्टूड यहाँ तक की बात? नाउ पेमेंट साइड में देखो, आपके सारे के सारे रिसिप्ट दे रखी हैं, और सॉरी पेमेंट दे रखी है। देखो यहां से लेकर ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा पार्ट आपका रेवेन्यू पेमेंट है। आप देखो एक बार, सबसे पहले सैलरी आप हर रोज पे करते हो, रिकरिंग नेचर है। रेंट रिकरिंग नेचर है। पोस्टेज एक्सपेंस आपके रिकरिंग नेचर है। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स खरीदने के लिए आपको हर महीने पैसे देने पड़ते हैं या हर रोज पैसे देने पड़ेंगे, वो चीज हो गई। आपकी रिपेयर्स करवाने का काम रिकरिंग नेचर है। ऑडिट फीस रिकरिंग नेचर का होता है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर का है। इंश्योरेंस करवाना भी रिकरिंग एक्सपेंसेस है। सेक्रेटरी का होनोरेरियम, सर ये होनोरेरियम क्या होता है? होनोरेरियम का मतलब होता है बेटा ऐसा, देखो ये बना है शब्द ऑनर से। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान देना किसी को। तो किसी को सम्मान देने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है तो वो छोटा ही होता है। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई समारोह किया होगा। अगर बहुत बड़ा समारोह किया है और उसमें खर्च किया है तो वो कैपिटल पेमेंट्स कहलाएगी। बट एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर आपने सिर्फ उसका स्वागत किया है तो वो रिकरिंग नेचर में माना जाता है और वो रेवेन्यू नेचर का हो जाता है। ओके, ऐसे ही ऑनोरेरियम, देखो उन्होंने डायरेक्ट लिखा है सिर्फ ऑनोरेरियम। म्युनिसिपल टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस ऑन शोज हो गए, और आपकी सारी मिसलेनियस पेमेंट्स आ गई इसके अंदर। तो ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं बेटा जी? रेवेन्यू पेमेंट।
बट इसी के बाद आपकी कैपिटल पेमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि आपने परचेज करा फिक्स असेट्स को, जो आप परचेज करते हैं फिक्स असेट्स को, वो आ गया इसके अंदर। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई कार खरीद ली, कुछ भी चीज ऐसी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए आपके बेटा, इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी, बुक्स हो गई आपकी, लोन आपने कोई रीपे कर दिया, बिल्डिंग खरीद ली आपने, तो ये सब चीजें आपके लिए क्या कहलाती हैं, कैपिटल पेमेंट्स कहलाती हैं सारी की सारी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी सारी कैपिटल पेमेंट। ये तो कैश ही है, तो ये आपका बैलेंसिंग बीडी और बैलेंस सीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के नाम से। ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा सभी को, प्लीज लेट मी नो। यस सर। सभी को समझ Yes, में आ sir. गया? बहुत अच्छा। यस सर। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो क्या फीचर्स है ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो बेटा इसका नेचर क्या है, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जैसे मैंने अभी सबसे पहले बताया था, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। इट इज नॉट अ कैश बुक, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। और अगर ये कैश बुक की समरी है तो कैश बुक असेट होता है, तो अगर ये कैश बुक असेट है तो इसका नेचर भी क्या होगा बेटा, रियल नेचर में काउंट Real. होगा। ये किस नेचर में काउंट होगा, रियल नेचर में काम होगा। ये काउंट होगा आपका रियल नेचर में। क्लियर मेरी बात? और इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है बेटा, क्रम अनुसार। ये क्रम अनुसार सारे की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, जो जैसे जैसे आता जाता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ। फिर इसको हम सिर्फ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो इसका बेसिस होता है बेटा वो होता है कैश बेसिस, मतलब जो आ रहा है या जा रहा है सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी, सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पर। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होती हैं, कैश बेसिस की, जो पैसा आया या जो पैसा गया सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, और कुछ रिकॉर्ड नहीं होता यहाँ पे। ऐसे ही इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। अभी अभी समझाया मैंने कि दोनों की दोनों आइटम्स को ये क्या करता है बेटा जी, रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर को भी और रेवेन्यू नेचर को भी, है ना। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, और ये हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, चाहे वो करंट ईयर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर हो, किसी भी पीरियड को ये क्या करता है बेटा जी, रिकॉर्ड करता है। ये किसी भी पीरियड को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर का हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। ध्यान रखना, किस अकाउंट्स में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो रिक्वायर्ड जहाँ पर कैश बेसिस पे काम किया जाता है, तो वहाँ पर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई देखो, और मैं किस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ वो भी समझ लेना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एडवांस, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रीपेड, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके वो सारे खर्चे या वो सारी इनकम्स जो आपने देनी होती हैं बट करी नहीं होती, तो ऐसे खर्चों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर वो चीजें नहीं दिखाई जाती है, है ना। यहाँ पर वैसे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। क्लियर? सभी को बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ भैया। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बुक। ये किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है बेटा, कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो कैश बुक है वो क्या है आपका पूरा का पूरा, जैसे मैंने बताया ये कैश बुक के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, और इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट्स एंड
पेमेंट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो कैश बुक है, जो भी आपके पास पैसा आता है, जो भी पैसा आपके पास से जाता है, उन सब चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? कैश बुक। और अब कैश बुक बन गई, कैश बुक के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। मेनली इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक। ट्रांजेक्शंस जो होती हैं आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज। यहाँ डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं होता, बट यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो सारी की सारी डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। कैश बुक में जिस दिन पैसा आता है उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन जाता है उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, जो जैसा आता है वैसा रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही यहाँ पर कोई लेजर फोलियो नहीं होता, यहाँ पर लेजर फोलियो होता है। इट हैज अ कॉमन कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। कैश बुक में एक लेजर फोलियो होता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेजर फोलियो नहीं होता। ऐसे ही कैश और बैंक कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन मेंटेन नहीं किया जाता कि ये अलग से कैश कॉलम बनाओ, अलग से बैंक कॉलम बनाए, तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन यहाँ पर नहीं होता। बट कैश बुक में हम अलग अलग सेपरेट कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट कॉलम फॉर कैश, सेपरेट कॉलम फॉर बैंक। ओके। और इंस्टीट्यूशंस की बात करें जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन प्रिपेयर करता है? एनपीओ प्रिपेयर करता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी प्रिपेयर किया जाता है, और प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी इसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने अभी समझाया कि एनपीओ कौन कौन सी बुक्स बनाता है? कैश बुक भी बनाता है, तो वो कैश बुक भी बनाता है। तो कैश बुक दोनों बनाते हैं, एनपीओ भी बनाते हैं और प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपके ये सब चीजें बनाती हैं। अब जब बात की जाती है साइट्स की, तो साइट्स कौन कौन सी होती हैं? एक साइड रिसिप्ट होती है और एक साइड पेमेंट होती है। कैश बुक में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। बताइए ये डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अगर इसका आपको स्नैपशॉट लेना है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अभी स्नैपशॉट का काम कर देता हूँ। इसमें भैया सॉरी, फोन चार्ज नहीं है, क्लास कब तक चलेगी? बस बेटा 10 मिनट और, 5-10 मिनट और लेते हैं बस जल्दी से, यही 1 घंटे कर लेते हैं। 51:43 हो चुके हैं, 9 मिनट और लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई है नहीं हुई? यस सर। हो गई। देखो अगर ज्यादा लग रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं अभी क्लास यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, अगली क्लास हम ले लेंगे, उसमें कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो प्लीज मुझे बता देना बेटा। यस कर दो भैया, ऑफ कर दूं? सर कर दो। फिर बेटा आज हम इतनी ही क्लास रखते हैं सिर्फ। मुझे लग रहा है सब बोर हो गए।